नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत से हिमालय की बेटियां पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह पाठ श्री नागार्जुन द्वारा रचित है। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पूर्व हम नागार्जुन जी का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन जी का जो पूरा नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था और इन्हें नागार्जुन यात्री नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो है 30 जून 1911 मधुबनी बिहार में हुआ था। और इनके कर्म क्षेत्र जो है ये कवि हैं, लेखक भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। माने इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं और रचनाएं भी लिखी हैं। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 दरभंगा बिहार में हुई थी। तो कवि के बारे में कुछ खास बिंदु हैं जिनसे परिचित होना जरूरी है। नागार्जुन वह हिंदी और मैथिली के लेखक और कवि थे। उन्होंने मैथिली भाषा में भी जो है रचनाएं लिखी हैं। वह अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन जी ने हिंदी साहित्य में इन्होंने क्या किया, माने इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने जो हिंदी में नागार्जुन नाम से और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। माने जो मैथिली भाषा में इन्होंने रचनाएं की वो जो है यात्री नाम से की। काशी में रहते हुए उन्होंने वैधेय उपनाम से भी कविताएं लिखी। माने ये इनके उपनाम हैं। इन्होंने वैधेय से नाम से भी जो है कुछ कविताएं लिखी थी। सन 1936 में सिंघल में विद्यालंकार परिवेड़ में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया। हिमालय की बेटियां आपने पाठ का जो है वाचन किया है, पाठ का अध्ययन किया है, उसे पढ़ा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सी नदियों के नाम आए हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, गंगा, तो ब्रह्मपुत्र, बहुत सी नदियों के नाम आए हैं। तो ये जो है एक मानचित्र है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम सबसे पहले पाठ का सार जो है समझेंगे, पाठ का सार पढ़ेंगे और समझेंगे। हिमालय की बेटियां नामक निबंध, ये निबंध है। हमने आपको पहले बताया था कि जो साहित्य की विधाएं होती हैं, तो जिसे इससे पहले आपने वो दादी माँ पढ़ा, वो कहानी थी। ये जो है निबंध शैली में लिखा गया है। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में लेखक ने हिमालय, नदियों एवं समुद्र में मानवीय संबंध स्थापित कर इन्हें हमारी भावनाओं से जोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने नदियों के साथ बेटी, बहन, प्रेयसी तथा माँ के रिश्ते भी स्थापित किए हैं। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। हिमालय की ऊंची ऊंची तथा बर्फ से ढकी चोटियां नदियों का उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल है माने नदियां वहां से निकलती हैं। आपने पढ़ा ही होगा, आपने जो ये जब भी आप सामाजिक विज्ञान वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता है नदियों का स्रोत कहाँ से है, हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं। तो आपकी जैसे गंगा नदी है, भागीरथी, वहां से निकलती है। तो जो उद्गम स्थल है नदियों का वो हिमालय है। इस पाठ में लेखक उन नदियों का विवरण दे रहे हैं जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कई रूप धारण करती हैं। नदी जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है और समुद्र में मिलती है, वो समुद्र उस तक पहुंचना उसकी अंतिम यात्रा होती है। तो उसके कई रूप परिवर्तित होते हैं। अगर वो पहाड़ी उसमें है, प्रदेश में है, तो वो झरने की तरह माने बहुत खूब तीव्र गति से जो है बहती है। अगर वो समतल में आ गई तो उसकी गति धीमी हो जाती है। सामने अगर कुछ आ गया तो बदल जाती है। तो
वही लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के रूप का वर्णन किया है। लेखक कह रहा है कि लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। वही अभी मैंने आपको बताया कि मैदानी इलाकों में यह नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं। माने क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया ना कि जब समतल जगह पे नदी आती है तो क्या उसकी धारा जो है वो मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो लेखक कह रहा है ऐसा लग रहा है, लेखक यहाँ पे कल्पना कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये नदियां अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती हैं। किसी संभ्रांत महिलाओं की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में श्रद्धा के भाव हैं। लेखक ने नदियों को जो है संभ्रांत महिलाओं की तरह कहा है, यहाँ पर उपमा दी है नदियों की। लेखक कह रहे हैं कि वे इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करते थे जैसे कि कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेलता है। माने जिस प्रकार हम जो है अपनी माँ, मौसी, नानी की गोद में खेलते हैं, लेखक इन नदियों में इसी प्रकार जो है डुबकियां लगाता था। मैदानी भागों में नदियां माता बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अदा करती हैं। लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग रूप देखकर हैरान रह गया। लेखक कह रहा है जब वो यात्रा उसने हिमालय पर देखा तो नदियों का एक अलग रूप उसको जो दिखाई दिया और वो काफी हैरान हो गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। लेखक कह रहा बड़े आश्चर्य की बात है कि जब पहाड़ से नदी निकलती है तो एक दुबली पतली धारा किससे निकलती है, लेकिन जब मैदान में वो पहुंचती है तो किस प्रकार जो है वो खूब विस्तार हो जाती, विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। उसे गंगा के अलग अलग रूप देखकर हैरानी होती है। वह हिमालय को नदियों का पिता मानता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर लेखक ने बहुत सारी उपमाएं दी हैं। हिमालय को नदियों का पिता माना है। लेखक हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद मानता है। नदियाँ समुद्र में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। वह हिमालय को इन नदियों का पिता मानता है और समुद्र को दामाद मानता है। इसके बाद ये नदियाँ मैदानी रास्ते पर चलकर समुद्र से जाकर मिलती हैं और अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं। आपने अपनी सोशल स्टडीज़ की उसमें पढ़ा ही होगा पुस्तक में कि नदियों की अंतिम यात्रा जो है वो जाकर समुद्र में समाप्त होती है। नदी जाके समुद्र में मिल जाती है। ऐसा लगता है कि मानो लड़कियां पिता के घर से विवाह कर अपने पति के घर चली गई हैं। अतः समुद्र को लेखक ने हिमालय का दामाद कहा है। हिमालय से समुद्र तक बहते हुए ये नदियां संपूर्ण प्राणी जगत को तृप्त करती हैं। अतः लेखक ने उन्हें लोकमाता कहा है। माने लोकमाता क्यों कहा है? क्योंकि ये संपूर्ण प्राणी जगत का पालन पोषण करती हैं, उनके लिए कल्याणकारी है। मन के उदास होने पर वे एक बहन के समान मानव समुदाय को मानसिक शांति प्रदान करती हैं। इसलिए सतलुज नदी के किनारे उसमें पैर डालकर बैठे लेखक को वह बहन के समान प्रतीत होती है। लेखक ने प्रकृति के तत्वों के साथ मानवीय संबंध स्थापित कर अपनी अनूठी उपमाओं द्वारा एक अद्भुत चित्र खींचा है। आपने जब इस पाठ की जो बच्चों आपने जब इस पाठ को जो अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसका जो है वाचन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि इसमें बहुत से लेखक ने उपमाएं देकर जो है इस पाठ को आगे बढ़ाया है। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। तो पहला है आपका, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों आप लोग। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूपों में भी देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? इस पाठ में जो है बताई गई हैं, तो विशेषताएं इसकी हैं। पहले देखिए, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही महानदी हैं। इन दोनों महानदियों में सारी नदियों का संगम होता है। ये भौगोलिक व प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये डेल्टा फॉर्म करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, माने मछली पालन के लिए, चावल की फसल व जल स्रोत के उत्तम साधन हैं। ये दोनों ही पौराणिक नदियों के रूप में विशेष पूजनीय व महत्वपूर्ण भी हैं।
सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद देखिए, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। लोकमाता किस लिए कहा है? क्योंकि वो माता के समान हमारा पालन पोषण करती है। देखिए ध्यान से, नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियां माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी है। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख सहकर भी इस प्रकार का कल्याण केवल माता ही कर सकती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। अब देखिए प्रश्न, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? लेखक ने यहाँ पर निम्नलिखित प्रशंसा की है निम्नलिखित चीज़ों की। पहली, हिमालय की अनुपम छटा की, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों की अटखेलियों की, उसकी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की सुंदरता की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल से भरे जंगलों की। माने वहाँ पर जो ये वृक्ष हैं ये उनके नाम हैं, देवदार, चीड़, चिनार, ये सब वृक्षों के नाम हैं। अब ये आपके कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिए। लेखक ने किसको ससुर और किसको दामाद कहा है? लेखक ने हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहा है। नदियों का उल्लास कहाँ जाकर गायब हो जाता है? नदियों का उल्लास जब वो मैदानी इलाकों में पहुंचती है, माने मैदान में पहुंचती है, तब जाकर वो गायब हो जाता है। कहने का अर्थ है कि नदियों की गति जो है धीमी हो जाती है, उनकी चंचलता जो है कम हो जाती है। बच्चों ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो आपको आता ही है। हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? लेखक नागार्जुन है। इस पाठ में हिमालय की बेटियां किन्हें कहा है? इस पाठ में हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है जो हिमालय से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, नदी का गंभीर और शांत रूप किस भांति प्रतीत होता है? नदी का गंभीर और शांत रूप संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होता है। अब देखिए इसके आगे के प्रश्न। लेखक ने नदियों का कुछ और रूप कब देखा? जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो उसने नदियों का कुछ और रूप ही देखा। माने हिमालय के कंधे पर चढ़ना माने क्या हुआ? जब लेखक ने हिमालय की यात्रा की तो उसने नदियों का कुछ और रूप ही देखा। किसका विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त ही रहता है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियों का हृदय अतृप्त रहता है। महान पिता किसको कहा गया है? हिमालय को कहा गया है। हिमालय पर नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? हिमालय पर नदियां दुबली पतली होती हैं और इनके स्वभाव में चंचलता होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, लेखक के दिल में नदियों के लिए आदर और श्रद्धा के भाव क्यों थे? लेखक के दिल में नदियों के लिए आदर और श्रद्धा के भाव इसलिए थे क्योंकि वे माता स्वरूप होती हैं। वे माता के समान हमारा पालन पोषण करती हैं। नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? नदियों की बाल लीला हिमालय की पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों और गुफाओं में देखने को मिलती है। माने बाल लीला क्यों कहा गया है? क्योंकि नदियाँ वहाँ से उस स्रोत से निकल रही हैं, तो वो उनकी बचपन की अवस्था है, बचपन की लीला है। मैदानों में नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? समतल मैदानों में उतरकर नदियों का रूप विशाल हो जाता है। नदियां मैदानों में बड़ी गंभीर, शांत और अपने में खोई हुई सी लगती हैं। नदियां कहाँ उछलती, कूदती और हंसती दिखाई पड़ती हैं? नदियां हिमालय की गोद में उछलती, कूदती और हंसती दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, हिमालय अपना सिर क्यों धुनता है? सिर धुनना माने सिर पिटना। हिमालय की स्थिति वृद्ध पिता के समान है जो अपनी नटखट बेटियों को घर छोड़कर जाता हुआ देखता है और उसे कुछ भी नहीं बोल पाता, इसलिए वह अपना सिर धुनता है। लेखक ने बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेखक ने बहुत ही कल्पनाशील भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। समुद्र को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है?
समुद्र को सौभाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि हिमालय के हृदय से निकली उसकी दो प्रिय पुत्रियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र को धारण करने का सौभाग्य समुद्र को ही प्राप्त हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। अब देखिए इस पाठ का उद्देश्य क्या है। इस पाठ का उद्देश्य लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम, उद्गम स्थल, उनके सदैव परिवर्तन होने वाले पल के रूप से परिचित करवाना है। हिमालय को पिता, नदियों को पुत्रियों व सागर को उनका प्रेमी माना गया है। लेखक ये बताना चाहता है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऐसी वृहत नदियां हैं जो हिमालय के हृदय से पिघली बूंदों से अपना अस्तित्व पाती हैं। इसे महानदी भी कहते हैं। दूर से देखने पर नदियां लेखक को कैसी लगती हैं? दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती है। अभी शब्दार्थ हैं, मुझे शब्दार्थ आप लोग जो है लिख चुके हैं। अगर कोई रह गया हो तो उसे आप लिख लीजिएगा। अब देखिए ये आपकी है छात्र गतिविधि, माने आपकी जो कक्षा गतिविधियां हैं, जो आपकी जो क्लास एक्टिविटीज़ हैं वो हैं यहाँ पर। तो पहला है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। दूसरा, आप नदियों को किस रूप में देखते हैं, उनकी सफाई के लिए क्या प्रयास करते हैं या कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए तथा बताइए कि लेखक ने उनके अस्तित्व के विषय में क्या विचार किया है। तो ये बच्चों ये आपकी कक्षा गतिविधियां हैं जो आपको करनी है। इसके बाद आपका परियोजना कार्य है। ये आपकी पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त गतिविधि है। पहली है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। दूसरा है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो आप तुलना तो नहीं कर सकेंगे, आप एक क्या काम करेंगे कि आप ये कविताएं जो है कहीं इंटरनेट वगैरह से ढूंढकर आप इन्हें पढ़ेंगे। और तीसरा है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर विचार लिखिए। नदियों के क्या लाभ हैं, इस पर जो है आप अपने विचार लिखेंगे। बच्चे पाठ यहीं पे समाप्त होता है और आप इन प्रश्नों के उत्तर करेंगे, इनको आप अपनी भाषा में जो है लिखेंगे। धन्यवाद।